हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि हम लोग कवर करें। इसमें साइंस एंड टेक करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल कवर कर चुके, इंटरनेशनल कवर कर चुके, इकोनॉमी डिस्कस कर चुके, तो ये तीनों कवर हो गया। फोर्थ टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक। इसके बाद हम करेंगे इन्वायरमेंट, और ये तीनों कवर हो गया। मेजर चंक हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद साइंस एंड टेक के बाद और इन्वायरमेंट के बाद हमारा समझिए ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसका थोड़ा बहुत बचेगा जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए साइंस एंड टेक डिस्कस करते हैं। और ये कुछ कोर्सेस है, आप परचेज कर सकते हो। इस नंबर पे मैसेज करना। बीपीएससी के लिए आपको 28 मार्च से स्टार्ट है, उससे पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग एक तो सिंपल सॉल्व करते हैं, इसमें दो तरीका बताया गया है। ये आप देख सकते हो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बीपीएससी वाले में हमने बताया है डिटेल में कि कैसे ये कोर्स काम करेगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल आप मैसेज करो, मैं बता दूंगा कैसे ये कोर्स काम करेगा। ये दो स्टेप कैसे है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है इंडियन साइंस कांग्रेस। ये तो सबसे पहले आपको पता है बहुत मेजर चीज है। इंडियन साइंस कांग्रेस का एसोसिएशन जो कि है कहाँ पे, कोलकाता में है। ये एक है तो ब्रिटिश एरा का बॉडी, ध्यान है ब्रिटिश एरा का बॉडी, लेकिन इसका मेन काम है साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट करना इंडिया में। तो इंडियन साइंस कांग्रेस 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, नागपुर यूनिवर्सिटी में, नागपुर में हुआ था। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनाग्रेट करते हैं प्रधानमंत्री जी, हमेशा जरूरी नहीं है। थीम क्या है, थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही, की पॉइंट में भी देखोगे यही बात बार बार कहा जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और इंडिया में साइंस के कल्चर को इम्प्रूव करना है। इस जो नेशनल साइंस कांग्रेस हुआ ना, इंडिया साइंस कांग्रेस, इसके अलावा कई कांग्रेस, कांग्रेस का सिंपल मतलब होता है मीटिंग। एक हुआ चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, एक हुआ प्राइड ऑफ इंडिया, एक एक्सपो होस्ट हुआ था। प्राइड ऑफ इंडिया का मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में। याद रखना, समाज के को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि एक प्रोसेस होगा जैसे डीबीटी, ये भी एक ऐसा प्रोसेस होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। समाज के उस तबके पे डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता जा रहा है जिस पे पहले फायदा नहीं पहुंच पाता था, करप्शन हो जाता था बीच में। वुमेन साइंस कांग्रेस हुआ, ये सब हुआ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट वानी। गूगल ने लॉन्च किया है, याद रखना, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। किसके साथ भाई, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है ना उन सब के साथ। मेन क्या है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी को मैप करना। लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, उसको मैप करना। इसमें सिंपल क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लैंग्वेज को, इंडिया के लैंग्वेज को अलग अलग डायलेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे मान लो एक भाषा हिंदी है, हिंदी को अलग अलग डायलेक्ट में, हिंदी के लिखा हुआ अलग अलग डायलेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। लॉन्च किसने किया, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसके अलावा एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, और गूगल, इन तीनों ने मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ इनिशिएटिव है। एक तो भाषिनी इनिशिएटिव है, नॉर्मल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैंग्वेज डेटा और एआई। उसके अलावा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है कि एक टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है ना। प्रोसेस एडॉप्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, इमेज कलेक्शन, इमेज क्यूरेशन, इमेज स्पीच रिकॉर्डिंग, स्पीच क्वालिटी कंट्रोल, और 10% ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्राइब। ये याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होक्तो आर मून मिशन, ये किसका है, जापान का है। देखो ये तो दूसरे देश के किसी कंपनी का मिशन है, तो हमको उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जानने के लिए। ये समझ लीजिए एक जापान का मिशन है, जापान के एक कंपनी का मिशन है जो क्या कर रही है, अपना स्पेस क्राफ्ट भेज रही है मून पे। सिंपल एक वर्ड समझते हैं, अभी तक कौन कौन देश ने सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली है मून पे। यूएसए करवा लिया है, रसिया करवा लिया है, चाइना करवाया है, लेकिन ये पहली बार है जो कब कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा कर रहा है। तो ये जो मिशन है होक्तो 1 मिशन या होक्तो आर मून मिशन है, जापान का है। इस वर्ड जो ना होक्तो
हाकुतो। ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एक उजला रैबिट, चूहा। तो जापान का जो कहानी है ना, फोल्कलोर, उन कहानी में इसका मतलब है ऐसा चूहा जो मून पे रहता है, तो उसी के नाम पे इन्होंने भेजा है स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ऑलरेडी फाइनलिस्ट बन चुका था। गूगल का एक लूनार एक्स प्राइज था ना, उसका फाइनलिस्ट था, लेकिन इसको कमर्शियल वेंचर के लिए रिवाइव किया गया। स्पेस वाटर मतलब सरफेस वाटर, सरफेस पे जो वाटर है, चाहे ओशन में हो, रिवर में हो, कहीं भी वाटर है, एंड ओशन टोपोग्राफी, इन सब के बारे में बताया गया एक मिशन। मिशन को बनाया किसने है? बनाया है नासा ने। नासा के अलावे और भी कंपनीज को सपोर्ट कर रही है नासा, उसका फ्रेंच की जो CNES है, उसके बाद CSE कौन है? कनाडा का, और यूके का स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर बनाया। बट ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, कहाँ से? स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E एट कैलिफोर्निया वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। तो सिंपल समझो, स्पेस एक्स ने इसको अपने रॉकेट से पहुंचाया ऊपर। ठीक है ना। और इस सारे वाटर को, सरफेस के वाटर को क्या करेगा? ट्रैक करेगा। किस बैंड के मदद से? का बैंड रडार इंटरफेरोमीटर से करेगा। ये टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, ये बस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यूएस ने अनाउंस किया है हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। यूएस ने अनाउंस किया है कि हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब एक नया टेक्नोलॉजी पता चला है। उससे क्या हो रहा है? अभी तक क्या होता था? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो लाइटर एलिमेंट को रिएक्ट करवाओ और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। लेकिन अभी तक क्या होता था? इसको प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको मिलियंस, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर पे लाइटर हाइड्रोजन ऐड होके, फ्यूजन होके एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं था, इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, एक ये कैलिफोर्निया में है। इन्होंने इसको अचीव कर लिया है कि भाई ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और उसको चाहिए कम एनर्जी। यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन दैन वाज यूज टू इग्नाइट इट। मतलब जितना एनर्जी उसको इग्नाइट के लिए चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और आपको पता है सन वगैरह किस प्रोसेस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही करता है। लेकिन जब हम एटम बम बनाते हैं वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। फिजन मतलब टूटना। ठीक है ना। उन्होंने दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लेजर बना के पहली बार ये काम किया है, फ्यूजन रिएक्शन किया है, याद रखना। और इससे क्या होगा? आप नेट एनर्जी गेन वाला तरीका यूज कर सकते हो। इसरो ने अभी पता है क्या किया है? जो एक प्राइवेटली बनाया गया था रॉकेट था, प्राइवेट कंपनी के द्वारा, और स्काई रूट उस कंपनी का नाम है, स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और उस मिशन का क्या नाम है? प्रारंभ। प्रारंभ मिशन का नाम है, याद रखना है आपको। याद रखना, सिंपल पूछेगा। विक्रम-S जो था वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट था, विक्रम-S, जो कि लॉन्च किया गया था किस मिशन के थ्रू? प्रारंभ मिशन के थ्रू। और लॉन्च कहाँ से हुआ? इसरो ने ही लॉन्च किया, याद रखें। क्योंकि आप लॉन्च का इनके पास प्रोसेस कैसे आ जाएगा इतना जल्दी? ये तो नेक्स्ट है इसरो का PSLV C54 इसने लॉन्च किया। PSLV C54 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको पता होगा। और एक लॉन्च इसमें क्या किया? उसमें देखो कई चीज, 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट भी है। 9th जो सैटेलाइट है ना, उसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है EOS-06। ठीक है ना। कई सारे ऑर्बिट में। और PSLV लॉन्च, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, याद रखिए। और कहाँ से? सतीश धवन सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। डेट तो आपको नहीं याद करना जरूरी है। और ये 3rd जनरेशनल सेटेलाइट है। ओशन सेट सीरीज जो था ना, उसका 3rd जनरेशनल है, याद रखिएगा, 3rd जनरेशनल है। नेक्स्ट क्या है? इनकोवैक, इसको एक DCGI से अप्रूवल में है। DCGI का मतलब क्या है? फर्स्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया। वर्ल्ड का फर्स्ट
इंट्रानेजल वैक्सीन है, ध्यान देना है, इंट्रानेजल वैक्सीन है फॉर सार्क CoV-2 और डेवलप किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक। और फंड किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, पार्शियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बना कैसे ये नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना, ये बस ध्यान रख लेना। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ध्यान देना है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये बना है अभी रिसेंटली, डेडिकेटेड टू इंडियन बायोलॉजिकल, ये नेशन के लिए बना है, याद रखिए। पहला नेशनल रेपोजिटरी है किसके लिए? लाइफ साइंस डेटा के लिए, लाइफ साइंस डेटा के लिए। इस्टाब्लिश कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। और रिपोजिटरी है लाइफ साइंस डेटा का, और पहला ऐसा बन रहा है, पहला। अब देखो, एक बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस है, प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। इसका मतलब डेटा को इकट्ठा करना है, तो डेटा को इस गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आप डेटा को इकट्ठा करोगे वो डेटा कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होगा, तो इसी जगह पे इकट्ठा होगा। कहाँ पे? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में इकट्ठा होगा, जो कि कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा, फरीदाबाद में। उसके अलावा 4 पेटाबाइट इसकी कैपेसिटी है, और इसमें क्या है? इट इज ए डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 4 पेटाबाइट एंड हाउसेस ऑफ ब्राह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? मीथेन, आपको पता है मीथेन के बारे में, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जिसका नाम है मार्स। लॉन्च कहाँ पे किया गया? कब किया गया? COP27 हुआ ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का, कहाँ पे? इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। मीथेन एक कलरलेस गैस है, ये बहुत ही भयंकर वाला ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। और इसको नेचुरल गैस में मेजॉरिटी आपको मीथेन ही मिलेगी। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस जो मार्स बना रहे हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम का, सिंपल है, डेटा इकट्ठा करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा और फिर एक्शन लेगा। तो एक था ना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, उसी का पार्ट है, याद रखिए। कंपोनेंट 4 कंपोनेंट है, डिटेक्ट एंड एट्रीब्यूट, नोटिफाई एंड एंगेज, स्टेक होल्डर टेक अबेटमेंट एक्शन, और ट्रैक लर्न कोलैबोरेटिव इंप्रूव, ये सब इसका स्टेप है। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है मीथेन एमिशन को कम करने का? एक है हरित धारा, ध्यान देना, हरित धारा। इसमें ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ध्यान देना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। ये चाहते हैं कि यार मीथेन को 17 से 20% तक कम करें, और जानवर में, ठीक है, मतलब, और ऐसा फीड सप्लीमेंट, मतलब ऐसा खाना दो जो एंटी मेथेनोजेनिक था, मतलब उसमें मीथेन कम हो या मीथेन को कम करे, ठीक है ना। और भाई प्रोडक्टिविटी तो अच्छी होगी ना फिर। रिसेंटली इसरो ने क्या किया? 200 कंजिक्यूटिव लॉन्च हुआ है किसका? RH-200 का। RH-200 एक साउंडिंग रॉकेट है, याद रखना। और ये लॉन्च कहाँ से हुआ? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। लॉन्चिंग 2022 में 23 नवंबर को हुआ। RH-200 के बारे में बात करें, 2 स्टेज रॉकेट कैपेबल है, 2 स्टेज है, 2 स्टेज सिस्टम है, और ये 70 किलोमीटर के हाइट तक छोड़ सकता है पेलोड को। और ये किस सिस्टम का बिलोंग करता है? रोहिणी रॉकेट फैमिली का पार्ट है, याद रखिएगा। और क्योंकि 70 किलोमीटर तक ही छोड़ सकता है, तो इसका मेन यूज पता है क्या होता है? एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए, याद रखना आप लोग। और जो पहला साउंडिंग रॉकेट का जो लॉन्च हुआ था 1963 में हुआ, लेकिन पहला जो हुआ था ना वो हम अपना देश का नहीं था, लेकिन इंडिजीनियस पहली बार कब हुआ? 1965 में, याद रखना। पहली बार जो अमेरिकन था, नाइक अपाचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आर्टेमिस 1, ये सिंपल पूछ सकता है, ये इसको सबसे पहले किसने लॉन्च किया? ये नासा लॉन्च किया, याद रखिएगा, नासा। लॉन्च साइट कहाँ पे? नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है ना, फ्लोरिडा में, वहाँ पे कौन सा रॉकेट यूज किया गया? स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। एम क्या है? कि ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाना इन फ्यूचर, याद रखना, ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाना इन फ्यूचर। अभी तो क्या किया, क्योंकि ये तो फ्यूचर में है, तो अभी आर्टेमिस 1 से यूज पता है क्या किया है?
उसके ओरियन एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे आदमी को रखा जा सके। तो 3 डमी को मून पे पहले भेजा। भाई पहले मून पे तो पहुंच जाए, बाद में स्पेस के अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। मून पे पहुंचाने के लिए 3 डमी को, ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स का मिमिक करे, लगे कि एस्ट्रोनॉट्स ही है। अगर ये सब कुछ सफल रहा तो मून के बियॉन्ड आदमी को भेज सकते हैं और उसके अलावा और जगह भी भेज सकते हैं। ठीक है। सेवरल पेलोड इन द फॉर्म ए स्मॉल सैटेलाइट क्यूबसैट के फॉर्म में और बहुत सारे पेलोड गया है। और मेन काम ये तो समझिए। रॉकेट क्या है? SLS रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम इज मोस्ट पावरफुल बिल्ड, ये है। और मोर पावरफुल देन द सैटर्न 5 रॉकेट, याद रखिएगा। और कितना लंबा, ये सब याद ना रखना है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 क्लिक केमिस्ट्री पे मिला। क्लिक केमिस्ट्री पे 3 लोग को मिला, कैरोलिन, मोर्टिन और बेरी। कैरोलिन, मोर्टी और बेरी। क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है? जो फंक्शनल फॉर्म है केमिस्ट्री का, क्लिक केमिस्ट्री, जिसमें मॉलिक्यूलर जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना, वो स्नैप करते हैं जल्दी से और एफिशिएंटली। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अवार्ड किसके द्वारा किया गया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। और क्यों मिला? एक तो है क्लिक केमिस्ट्री के लिए और उसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। 3 लोगों को मिला, याद रखिएगा। चलिए, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन की बात करते हैं। ये भी स्वीडन देता है। नोबेल प्राइज असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? द रॉयल स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सब कुछ स्वीडन में ही मिलता है, एक पीस प्राइज छोड़ के। लेकिन देख रहे हो इंस्टीट्यूट अलग अलग है ना, स्वीडन। और किनको ये देगा? स्वांतो पावो को मिला, स्वांतो पावो के द्वारा मिला। ये काम क्या करेंगे भाई? एक्सटिंक्ट जो ह्यूमंस रहे ना, या ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स है ना, उसके बारे में पता लगाए, उनके जीनोम के बारे में पता लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको अच्छे से पता चल गया ना, तो ओरिजिन ऑफ होमो सेपियंस भी अच्छे से पता चल जाएगा। अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करते हैं। ये वही जो केमिस्ट्री वाला देता ना, वही वाला ये देते हैं। एलन, जॉन और एंटोन। एलेन, जिलेन, क्लेन, ऐसे करके याद रख सकते हो। एलेन, जिलेन, जेल और क्लेन, इस टाइप के याद रख सकते हो। ठीक है। ठीक है, तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं। मतलब ये ऑस्ट्रिया के हैं, और ये है USA के, ये है फ्रांस के। अवार्ड किसके लिए मिला है? इंटैंगल फोटोन्स के लिए। जो इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ वेल्स इनइक्वालिटी के वायलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में भी बताया है। तो इन तीनों चीज के लिए इनको मिला। ठीक है ना, जानना जरूरी नहीं उनके बारे में। तो इतना रहने देते इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।